हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्कस करते हैं। मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। तो इस मूविंग चार्ज पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू डिफाइन। मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप प्लेन है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो। अब देखिए बेटा कि यहाँ हम इसके अलग अलग केस डिस्कस कर सकते हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब मान के चलिए कि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो v वेलोसिटी के पैरेलल में है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इस कंडीशन के अंदर थीटा का वैल्यू 0 हुआ। तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए फॉर्मूले से कितना आता है इसका वैल्यू 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में ही मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस जाता रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स नहीं है मतलब उसका ना तो डायरेक्शन चेंज होगा और ना उसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूव करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, मान के चलिए थीटा के वैल्यू अपन 90 डिग्री पुट कर, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड v है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा क्यू वी बी, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ पर। तो ये वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम आती है क्यू वी बी। अब देखो इसका अपन डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से इसका डायरेक्शन निकाला जाता है। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे अपन ने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल मूव कर रहा है। मान के चलिए कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहा है। देखिए अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से अपन निकालें। अपन देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपन निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास दो रूल हैं। या तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपन निकाल। मैं राइट हैंड पाम रूल यूज में लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं अपनी थंब राइट हैंड के फिंगर्स रखता हूँ परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है और मेरा थंब है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऊपर। देखो मेरे पाम का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन में जाना चाहता था लेकिन इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर इस तरफ आता है। अब देख सकते हो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है v की भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसका जो डायरेक्शन होता है इस पॉइंट पर इस तरह से यहां निकल कर आता है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। इस तरह से ये क्या होता है, ये सर्कुलर ट्रैक में टिल्ड हो जाता है। आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पर देखो किसी भी पॉइंट पर आप बात कर सकते हो। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ होगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। मतलब हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मुड़ गया। अब देखिए मुझे इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रैक में घूमता है, मान के चलो इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है, चार्ज पार्टिकल q था, की वेलोसिटी v थी और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स था।
इस मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, मिला मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज को मूव करने के लिए। तो अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मैंने आर इसका रेडियस लिया है। मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, क्यू वी बी। अब देखो यहाँ एक वी से एक वी कैंसिल होता है, तो यहाँ रेडियस आर का वैल्यू आता है मेरे पास एम वी अपॉन क्यू। तो सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस मुझे मिलता है वो मिलता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू, जहाँ एम आपको पता है मास है, वी इसकी स्पीड है, क्यू चार्ज पार्टिकल चार्ज की वैल्यू है, और बी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जिस ट्रैक में घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में, उस ट्रैक का रेडियस मिलता है मुझे आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू। सिमिलरली अगर मुझे इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो v इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू बी आर अपॉन एम। इट मीन्स मान के चलो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस अपन को गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अपन इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू बी आर अपॉन एम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए सर्कुलर ट्रैक में घूमने वाले चार्ज पार्टिकल की रेडियस आर, स्पीड v। रेडियस आर का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया एम वी अपॉन क्यू बी, और स्पीड हमने कैलकुलेट की v इज इक्वल टू क्यू सॉरी v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, ये हमने स्पीड कैलकुलेट। ठीक है, अब मान के चलो हम मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं हाफ एम वी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू मुझे क्या मिलता है बेटा, वी का वैल्यू क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम, दिस इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी बनती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि क्या ये काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, चेंज होगी टाइम के साथ में। तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी में बेटा अपन ने देखा कि जो भी बात कर रहे थे अपन, जैसे अपन ने स्पीड बोला, इस पार्टिकल की जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की थ्रू आउट द मोशन, हर जगह इसकी स्पीड कांस्टेंट रही। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों रही, लेकिन हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, स्पीड का मतलब चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन हर पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड कांस्टेंट रही। तो एक चीज तो यहाँ कंक्लूजन निकल के आता है कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूमता है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा इसका कि ऐसा क्यों होता है। जबकि इसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा डायरेक्शन में चेंज आने की वजह। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी, स्पीड क्यू बी आर अपॉन एम, काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें बेटा अपन, देखो अब सवाल ये उठता है कि देखो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपन ऐसा देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है इसकी स्पीड का डायरेक्शन ये था, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर था, और होगा भी। अपन ने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा स्पीड के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी जो पावर है एफ अपॉन वी से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो कितनी आएगी बेटा, जीरो। पावर जीरो मतलब एनर्जी की चेंज की रेट जीरो। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन मेरे पास कितना आया, जीरो। इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई पावर प्रोवाइड नहीं करेगी, टोटल वर्क डन जीरो है। अगर टोटल वर्क डन जीरो है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा।
काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी अपन ने क्या पढ़ी अभी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी अपन ने देखा काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी, बताइए। फिर से रिकॉल करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन परपेंडिकुलर होने की वजह से पावर जीरो, वर्क डन जीरो, है ना, वर्क डन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब स्पीड भी इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो मेरे पास एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स जो होती है चार्ज पार्टिकल पर वो जीरो होती है, ठीक है। वर्क डन इसका जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होती है। क्लियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे सामने निकल कर आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अब देखिए चार्ज पार्टिकल की जो अपन ने रेडियस पढ़ी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू। अब देखो मान के चलो मैं दो अलग अलग या दो तीन चार्ज में कंपेयर कर रहा हूँ कि या टाइम पीरियड अपन देखें, या टाइम पीरियड के बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया था। टाइम पीरियड कैसे निकाला, कैलकुलेशन की जाए इसकी। देखिए टाइम पीरियड होता है किसी चार्ज को एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा टाइम, टाइम पीरियड होता है। देखो इस चार्ज की जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस आर है, ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से इस ट्रैक में मूव कर रहा है, और यदि मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2πr अपॉन v, t इज इक्वल टू 2π। देखो अपन ने आर वी को भी देने दो, आर को पढ़ा है अपन ने एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कैंसिल हुआ, बेटा इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2πm अपॉन क्यू। देखिए चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकल कर आता है 2πm अपॉन क्यू। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड भी इसका कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट है, देखो चार्ज का मास कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड सेम है, कांस्टेंट। अब टाइम पीरियड सेम कब आ सकता है, जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। चल रहा है ना एक कंक्लूजन यहां से भी कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो है। यहां से भी अपन देख सकते हैं। अब देखिए यहां अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है चार्ज, फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं 1/t से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा मेरे पास जस्ट क्यू बी अपॉन 2πm हर्ट्ज। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब वही बात कि नो चेंज इन स्पीड। अब नेक्स्ट बात करें अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आता है बेटा, मल्टीपल करें, ये बनता है मेरे पास v अपॉन ए। मतलब यहाँ एंगुलर स्पीड जो है रेडियन पर सेकंड में, वो भी इसकी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। टाइम पीरियड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, है ना, स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां तक अपन ने दो केस डिस्कस किए। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल चलता है मैग्नेटिक फील्ड के, नो फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स। नो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कि उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो भी अपन ने देखा कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखो एक कंक्लूजन यहां से ये भी निकल के आता है कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड तो ओवरऑल चेंज हो ही नहीं रही, दोनों केसेस में नहीं हो रही। इस वाले सेकंड वाले केस में जब परपेंडिकुलर है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही ना। तो एक कंक्लूजन मेरे सामने ये निकल कर आता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज। मैग्नेटिक फोर्स एफएम किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर। जबकि अगर अब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स अपन पढ़ते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसे चार्ज पार्टिकल पे, स्टेबल चार्ज पे, और उसका अपन एक्सेलेरेशन देखते हैं क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। वहां हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है मतलब वहां उसकी स्पीड चेंज होती है।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज करने के लिए, ना कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ओनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, नॉट स्पीड। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं अपन। देखिए लास्ट केस नंबर 3। अगर मान के चलिए थीटा का वैल्यू अपन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लें। मान के चलिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल रखा है, और ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है बेटा थीटा एंगल पर। ठीक है, इस वेलोसिटी के अपन दो कंपोनेंट्स करते हैं। एक कंपोनेंट ये वाला, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। अब आपको पता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में कंपोनेंट है ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और मतलब आगे सेम डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता रहेगा। और इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये पार्टिकल को या चार्ज को सर्कुलर ट्रैक में घुमाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सर्कुलर ट्रैक में घुमाने की कोशिश करेगा, ये चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराने की कोशिश करेगा। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको आगे मूव कराना चाहूं तो देखिए किस तरह से मूव करेगा। ये सर्कुलर ट्रैक में, ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा और साथ में आगे भी बढ़ेगा। तो इसका जो ट्रैक है वो बन जाता है एक हेलिक्स, कुंडली नुमा इसका पाथ बन जाता है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में भी बढ़ता रहता है और आगे भी मूव करता रहता है। ये बन जाता है बेटा एक हेलिक्स, कुंडली नुमा पथ, कुंडली नुमा पथ बन जाता है। ठीक है, जब एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच हो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। देखिए अब करते हैं इसको आगे कैलकुलेट। तो देखिए बेटा, आपको बताया कि अगर मैं इस हेलिक्स का रेडियस निकालना चाहूं तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा वही mv/q। अब देखो इस हेलिक्स को सर्कुलर ट्रैक में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यह है वर्टिकल कंपोनेंट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। v परपेंडिकुलर क्या हो गया, mv sin थीटा अपॉन qb, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो रेडियस बनती है यहां पर हेलिक्स की mv sin थीटा अपॉन। नेक्स्ट, अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो हेलिक्स, एक हेलिक्स को बनने में या एक हेलिक्स का साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? तो t इज इक्वल टू वही 2 पाई आर अपॉन वी। वी भी कौन सा लेंगे, पेंडिकुलर। देखिए कितना आ गया बेटा ये 2 पाई आर। आर की वैल्यू पर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, वी परपेंडिकुलर कितना हो गया, वी साइन थीटा। ठीक है, और आर की वैल्यू होती है मेरे पास एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई। अब यहाँ वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल होता है, तो यहां मेरे पास जो टाइम पीरियड बनता है वो आता है t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन। आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो है ये सेम है सेकंड वाले केस के जैसे। यहां टाइम पीरियड थीटा पर डिपेंड नहीं करता, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक पूरा होने में जो लगा टाइम है और एक हेलिक्स को पूरा होने में जो लगा टाइम है वो टाइम पीरियड सेम। सिमिलरली अपन फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें ये चीज आती है कि ये एक साइकिल हो गया, ये इसका नेक्स्ट साइकिल हो गया। अब इन दोनों साइकिल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं हेलिक्स की पिच, हेलिक्स की कुंडली। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास बेटा हेलिक्स बना। ठीक है, ये हेलिक्स के बीच तो डिस्टेंस निकाल लिया मुझे। तो देखो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है बेटा, ये v वेलोसिटी, ये थीटा, ये v cos थीटा, और ये वाला v sin थीटा। ठीक है, अब हेलिक्स बन रहा है तो इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, v cos थीटा। और एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स तक जाने में, यानी एक हेलिक्स बनने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी के इक्वल। तो मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि अगर मुझे दो हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t। ठीक है, तो x की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास v cos थीटा, और टाइम पीरियड मेरे पास बनता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई। तो मेरे पास हेलिक्स की जो कॉइल है इसको अपन p से डिनोट करते हैं, तो मेरे पास बनता है ये 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाई
दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स की कुंडली कहलाती है। तो यहाँ अपन ने मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड तीन केस डिस्कस किए। ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि मैग्नेटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर चेंज इन डायरेक्शन, इट कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, थैंक यू।